Hello everyone, myself Ayushi. Welcome to the classes of the Vagamed. तो today is the topic of ABG. ABG का full form होता है arterial blood gas analysis. It means that definition of ABG is used to measure the balance of oxygen and carbon dioxide in our blood to see how well our lungs are working. It also measures the acid base balance in the blood. मीन्स दैट कि जो हमारे बॉडी में कई सारे वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब चीजों का बैलेंस करने के लिए हम लोग एबीजी करते हैं। क्योंकि कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स जो होती है वो हम लोग वेनस ब्लड के थ्रू ना लेकर के आर्टीरियल के थ्रू लेते हैं। जो चीजें वेनस के थ्रू हमें नहीं पता चल पाती है वो हमें आर्टरी के थ्रू पता चलती है। तो जैसे कि हमारा बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, ये सब चीजें हमें आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, लैक्टेट, ग्लूकोज, ये सब चीजें हमें एबीजी के थ्रू पता चल जाता है कि इनमें कोई अनबैलेंस कंडीशन तो नहीं है पेशेंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम एबीजी जो है कैसे करते हैं, मतलब प्रोसीजर ऑफ एबीजी, जो कि हम एक टेस्ट के द्वारा करते हैं, उसको एलेंस टेस्ट बोलते हैं। एलेंस मेथड होता है जिसके द्वारा हम एबीजी करते हैं। जैसे कि उसमें क्या जो स्टेप्स होते हैं, ये होता है फील, स्वैप, प्रिक, प्रेशर बैंडेजिंग। इसमें क्या होता है कि पहले हम पेशेंट्स का जो है एक हैंड लेते हैं। ठीक है। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जिस भी हैंड से हमें एबीजी करना होगा। अब जिस हैंड से एबीजी करना होगा उस हैंड को लेंगे और दोनों तरफ के प्रेशर को चेक करेंगे, दोनों तरफ, मतलब रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी। और बेसिकली हम लोग रेडियल आर्टरी से लेते हैं अगर इसके थ्रू लेना होता है हमें एबीजी। क्यों? क्योंकि अल्नार आर्टरी जो होती है वो हमारी रेडियल के थ्रू कंपैरेटिवली वो डीप प्रेजेंट होती है, इसलिए हमें जल्दी फील नहीं हो पाती, जल्दी मिलती नहीं है, जल्दी हम उससे सैंपल नहीं ले पाते, इसलिए हम लोग रेडियल से जल्दी सैंपल हो जाता है, इसलिए हम उसे रेडियल से लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि पहले दोनों तरफ के प्रेशर को हम लोग चेक करेंगे कि प्रेशर दोनों तरफ का सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक दोनों तरफ के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग दोनों तरफ उसको प्रेस करेंगे, दबाए रखेंगे, जिससे कि जो हमारे पाम होगा उसका जो कलर होगा वो हमारा थोड़ा सा येलोइश और पेल टाइप में हो जाएगा। अब जैसे एक तरफ के प्रेशर को हम लोग रिलीज करेंगे, वैसे ही तुरंत जो हमारे पाम का कलर है वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाएगा, रेडिश या पिंकिश कलर में। ठीक है। अब ऐसे ही वाइस वर्सा दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा, दोनों तरफ के जो हमारे आर्टरी का प्रेशर है वो हमारा सही है कि नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग रेडियल आर्टरी को फील करके वहां पे 3 फिंगर से हम लोग फील करके इस तरीके से उसके बाद में वहां पे जहां पे हमें फील होगा वहां पे हम लोग 2 ml सिरिंज के द्वारा उसे प्रिक करेंगे। अब 2 ml सिरिंज से मोस्टली 0.5 ml सैंपल इज नीडेड फॉर द एबीजी गैस एनालिसिस के लिए। तो उसमें क्या करते हैं कि और हम लोग सिरिंज को हेपनाइज सिरिंज से जो है करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड क्लॉट, जो हमारा सैंपल होता है वो हमें विद इन 5 मिनट्स के अंदर रिपोर्ट उसकी मिल जाती है। जितनी देर में सैंपल ले जाके मशीन से निकालना, ये सब वो विद इन 5 मिनट्स में हमारी रिपोर्ट्स आ जाती है। तो उसके लिए क्या है कि ब्लड हमारा क्लॉट ना हो पाए, इसलिए हम हेपेराइज सिरिंज का यूज करते हैं। हेपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अब उसके लिए हम हेपेराइज करेंगे सिरिंज। तो सिरिंज को हेपेराइज करने के बाद में वहां पे हम लोग स्वैप करेंगे, मतलब स्प्रिट कॉटन से क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने के बाद में एट द रेट ऑफ द 90 या 45 डिग्री एंगल पे हम लोग उसको प्रिक करके और प्लंजर को खींचेंगे। जहां पे अगर आर्टरी पे प्रिक हो जाएगा, तुरंत अपना जो वो फ्लो है ब्लड का वो तुरंत आ जाएगा सिरिंज के अंदर। उसके बाद जब सैंपल कलेक्ट हो जाए सिरिंज में, तो हम वो सिरिंज को निकाल लेंगे। उसके बाद में वहां पे प्रेशर बैंडेजिंग कर देंगे। क्यों प्रेशर बैंडेजिंग करते हैं? क्योंकि जो हमारे आर्टरी का जो फ्लो रेट होता है, जो उसका सर्कुलेशन होता है, बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तो इस वजह से ब्लीडिंग ना हो पाए, हेवी ब्लीडिंग ना हो पाए, उस चक्कर में हम लोग वहां पे प्रेशर बैंडेजिंग कर देते हैं। ठीक। उसके बाद में अब ये हमारा सैंपल कलेक्ट हो गया। अब सैंपल कलेक्ट होने के बाद में उसकी रिपोर्ट कैसे निकालते हैं हम लोग एबीजी की? अब एबीजी की रिपोर्ट में हम लोग बेसिकली सबसे नॉर्मल चीज, सबसे पहले हमें पीएच देखना होता है। अब पीएच जो होता है हमारा
पीएच क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि एक सॉल्यूशन में नॉर्मली अगर हम देखें सॉल्यूशन में कितने मतलब कितने पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, वो चीज हमारा जो है वो पीएच बताता है। ठीक, तो नॉर्मली पीएच जो होता है हमारा वो एसिड बेस के अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल पीएच की वैल्यू जो एबीजी में होती है वो हमारी 7.35 से 7.45 होती है। अब इसमें क्या होता है 7.35 से अगर हमारी वैल्यू नीचे जाती है तो वो जो हमारा पेशेंट होगा वो जो आएगा वो एसिडोसिस की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब कि एसिडिक में चला जाएगा पेशेंट। अब ये जो 4 पॉइंट के ऊपर अगर हमारा जाता है, अगर 7.45 के ऊपर हमारा पीएच जा रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट इज इन एल्कलोसिस कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा पीएच होता है वो हमारा SCO3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। SCO3 is basically about the bicarbonate which recognize the kidney condition or a metabolic, मतलब कि जो SCO3 होता है हमारा वो पीएच से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा PaCO2 होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी के लिए होता है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक होता है मतलब SCO3 होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 से 26 होती है, और PaCO2 जो होता है उसकी 35 से 45 होती है। अब जो पीएच होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SCO3 के, और जो PaCO2 के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको बेसिकली क्या कहेंगे, जब पीएच हमारा बढ़ेगा तो जो SCO3 हमारा होगा वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पीएच हमारा घटेगा तो SCO3 भी हमारा घटेगा। अब इस ऐसी वाइस वर्सा कि पीएच हमारा बढ़ेगा तो PaCO2 जो होगा हमारा घटेगा, ये इसके अपोजिट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ऐसे पीएच जब घटेगा तो PaCO2 हमारा बढ़ेगा। अब इसको याद करने के लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है जो आपको बेसिकली अच्छे से याद करा दे। रोम, रोम मतलब कि R फॉर रेस्पिरेटरी, O फॉर अपोजिट, M फॉर मेटाबॉलिक और E फॉर इक्वल, मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PaCO2। ठीक, ये होगा क्लियर अबाउट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे आगे कुछ कंडीशंस आती है कि पेशेंट, अब ये तो इससे हम ये तो पता लगा लेंगे कि पेशेंट हमारा एसिडोसिस में है कि एल्कलोसिस में, बट दो कंडीशन पता लगानी होगी कि मेटाबॉलिक में है कि रेस्पिरेटरी में है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की पहले बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, पीएच जो हमारा होगा 7.35 लेंगे हम, इधर वैल्यू 7.45, क्योंकि एल्कलोसिस में जाएगा पेशेंट इसलिए। अब इसमें क्या होगा, SCO3 जो हमारा होगा वो 22 आएगा और PaCO2 हमारा इसमें इक्वल रहेगा। सेम यार SCO3 हम 26 वैल्यू लेंगे और PaCO2 हमारा इक्वल रहेगा। अब इसमें क्या होगा, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात पहले देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, एसिडोसिस में क्या है कि पीएच हमारा 7.35 से कम जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब पीएच हमारा कम हो रहा है तो मेटाबॉलिक की बात करेगा तो मेटाबॉलिक में SCO3 भी हमारा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ऐसे ही पीएच अगर हमारा 7.45 लिया यहाँ पे, मतलब एल्कलोसिस की कंडीशन ले रहे हैं, तो SCO3 भी हमारा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, जब पीएच हमारा कम होगा तो SCO3 भी हमारा कम होगा, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पीएच हमारा बढ़ेगा तो SCO3 भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा दिखता है तो हमारा पेशेंट इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, अगर ऐसा होता है कंडीशन तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। अब इसमें क्या है, पीएच 7.35 लेंगे, अब इधर भी पीएच 7.45 लेंगे। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं कि एसिडोसिस, अब पीएच इसमें क्या PaCO2 जो होगी हमारे 45 आएगी, इसमें 35 आएगी। अब इसमें क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन अगर इसमें ले रहे हैं तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या है कि पेशेंट का जो पीएच लेवल है वो मतलब वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर कंडीशन लेंगे तो उसमें पीएच एसिडोसिस में मतलब पीएच की वैल्यू कम हो रही है। तो पीएच की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब इसमें कम हो रहा है, तो पर रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं हम, इसमें PaCO2 की बात करें तो जब पीएच कम होगा तो हमारा रेस्पिरेटरी जो होगा PaCO2 जो होगा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा बढ़ जाएगा, इसके अपोजिट जाएगा। ऐसी रेस्पिरेटरी एल्कोसिस की बात कर रहे हैं तो पीएच हमारा बढ़ रहा है। अब इसमें PaCO2 उसके अपोजिट था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जब इसमें बढ़ रहा है तो ये हमारा घट जाएगा। इस ये तरीका है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पेशेंट किस कंडीशन में है वो पता लगाने के लिए। ठीक, अब बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, पीएच हमारा 7.23 है, SCO3 हमारा 8.2 है। ठीक है, और हमारा PaCO2 हमारा इक्वल है। अब इसमें क्या है कि जो
पीएच है हमारा, वो सबसे पहले पीएच देख लेते हैं। अब पीएच हमारा 7.23, हमें पता है 7.35 से लेके 7.45 तक हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की। अब इसमें 7.23 दिया है। अब 7.23 दिया है मतलब कि ये हमारा 7.35 से कम हो रहा है। इसका मतलब है पेशेंट इज इन एसिडोसिस कंडीशन। एसिडोसिस में पर अब किस एसिडोसिस में, रेस्पिरेटरी में या मेटाबॉलिक में? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे SCO3 और PSO। इसमें PSO2 हमारा इक्वल है, SCO3 देखें। जब ये कंडीशन कम हो रही है मतलब कि एसिडोसिस में जा रहा है, पीएच कम हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि SCO3 हमारा देखा, अब SCO3 की क्या होती है कि 22 से 26 होता है हमारा। अब इसमें केवल 8.2 है, मतलब कि SCO3 भी हमारा कम हो रहा है। जब पीएच कम हो रहा है तो SCO3 भी कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट, क्यों? क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये अगर कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। अब इसको इन कंडीशन में कंपनसेट कैसे करते हैं? जैसे कि हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे कि पेशेंट हमारा अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मतलब कि इसमें बायकार्ब की कंडीशन, जो बायकार्ब की जो क्वांटिटी होती है पेशेंट में वो कम हो रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडा बाइकार्ब लगाते हैं, तो उससे नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, एल्कलोसिस में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा होता है, पेशेंट जो है सेप्टिसीमा शॉक में चला जाता है, सेप्टिक शॉक में चला जाता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग फ्लूइड वगैरह देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, तो पेशेंट के यूरिन के थ्रू हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो क्लियर आउट होता रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ना आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, बट अगर इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब रिलीज नहीं हो रहा, डायरेटिक्स वगैरह से रिलीज नहीं मिल, तो पेशेंट डायलिसिस की कंडीशन में भी जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, अब इसमें क्या होगा, PaCO2 की मतलब लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वॉश आउट करने के लिए हम लोग पेशेंट को बाईपैप लगाएंगे, या तो हम वेंटी पे लेंगे पेशेंट को। ठीक है। अब उसके बाद में नॉर्मल रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कोई दिक्कत की बात नहीं होती, नॉर्मली हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशन के थ्रू हमारा पेशेंट रिलीज हो सकता है, या कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू या हैवी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम लोग नॉर्मल पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं, उन सब कंडीशन से हमारा जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो नॉर्मलाइज हो सकता है। तो जो मोस्ट जो डेंजरस कंडीशंस आती है वो या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होता है। ठीक है। अब किन किन कंडीशंस में हम एबीजी करते हैं? अब या तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो एबीजी करना इज मस्ट। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेशेंट किस वजह से अनकॉन्शियस हो चुका है, क्योंकि उस कभी कभार क्या होता है, पेशेंट से अंदर हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है, तो उसके वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोशी की हालत में हो जाता है। अब उसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, लैक्टेट, ग्लूकोज, ये सब चीजें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। अगर इन सब में से कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस की कंडीशन में चला जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है हम ट्रॉमेटिक केसेस में, ट्रॉमेटिक केस में भी हम लोग एबीजी करा के देखते हैं। नो, अब फिर नेक्स्ट आता है पेशेंट अगर वेंटी में है, तो पेशेंट अगर हमारा वेंटी पे है तो उसका हम नॉर्मल वेंटी से उसको हटाने के लिए उसको नॉर्मली हमें उसका एबीजी वॉच करना पड़ेगा एज अ क्यूआईडी, और मतलब कभी कभार कंडीशन अगर पेशेंट की वर्स्ट होती है तो हम लोग उसको 4 आवर्ली भी, मतलब 4 आवर्स पे भी हम लोग करा करा करके देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मेनली ऑन एक्सट्यूबेशन पे टाइम पे हम किसी चीज पे अगर एबीजी नहीं कराए तो ठीक है, बट एक्सट्यूबेशन टाइम पे हमें एबीजी कराना ही कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेशेंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सही हुई है कि नहीं हुई। उसके लिए अगर पेशेंट को वेंटी से हटाना है तो वेंटी से हटाना है। अगर पेशेंट इंटूबेट की कंडीशन में है, इंटूबेशन के कंडीशन पे भी हम लोग एबीजी कराते हैं, बट अगर हमें पेशेंट को इंटूबेट से एक्सटूबेट करना हो पेशेंट को, तो उसको एबीजी की रिपोर्ट पे ही करेंगे। विदाउट एबीजी रिपोर्ट पेशेंट कैन नॉट बी एक्सटूबेट। और नेक्स्ट हमारा आता है एट एनी प्रोसीजर लाइक ऑपरेशन या सर्जरी के टाइम पे भी हम लोग एबीजी कराते हैं, जिसमें पेशेंट की कुछ बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, पीएच देखते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो मतलब किसी और अनकॉन्शियस या शॉक में तो नहीं जा रहा है, पेशेंट के किसी भी चीज में पार्टिकल्स इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे, ये देखने के लिए भी हम लोग प्रोसीजर के टाइम पे भी एबीजी कराते हैं। थैंक यू।